अब जो है हम नेक्स्ट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। मतलब कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ जो है वो कैसे, मतलब जो ब्रिटिश रूल जो कंट्री थी, कॉलोनीज़ वगैरह थी, जैसे इंडिया हो गया और जो छोटे छोटे जो कंट्री थे जिस पे जो है ब्रिटिश रूल चलता था, वहाँ पे क्या जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा। तो इस उस टाइम जो है इंडिया में बेसिकली इस पार्ट में जो है हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन मतलब टेक्सटाइल और इंडियन जो फैक्ट्री वगैरह थे, क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। जब तक मतलब ये जो मशीन इंडस्ट्री था वो नहीं आया था, तब तक इंडिया का ही जो सिल्क और कॉटन गुड्स था वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो डोमिनेट करता था। जो सबसे जो कोर्सर कॉटन तो बहुत सारे मतलब जो मतलब मोटे मोटे जो कॉटन थे वो तो बहुत सारे मतलब ये में कंट्री में प्रोड्यूस होते थे, लेकिन जो फाइनर वेराइटी होता है, जो सबसे अच्छा वेराइटी जो होता था कॉटन का, वो सिर्फ इंडिया में ही होता था। जो पर्शियन और आर्मेनियन जो मर्चेंट थे, जो मतलब मेनली साउथ एशिया के जो हो गए, मतलब वेस्ट एशिया के, सेंट्रल एशिया के जो भी मतलब मर्चेंट थे, वो लोग जो है इंडिया से गुड्स लेते थे, पंजाब से के रास्ते अफ़गानिस्तान जाते थे, फिर ईस्टर्न पर्शिया, फिर सेंट्रल एशिया, और इसके थ्रू वो जो है मतलब यूरोप में बेचते थे। अपना जो भी प्रोडक्ट है इंडिया से लेकर वो यूरोप में भेजते थे। और दूसरा जो था वो पोर्ट के थ्रू जो है वो इंपोर्ट होता था इंडिया से, मतलब एक्सपोर्ट होता था ये अपना कॉटन गुड्स वगैरह। और जो यहाँ पे हमने देखा है कि जो कॉटन जो था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थ्रू, मतलब ये वो जो मर्चेंट लोग थे पर्शियन, वो कैमल के थ्रू ले जाते थे। वो माउंटेन को पास करता था, फिर डेजर्ट आता था, वो आप सहारा मतलब ये जो आप देखते हैं अरब का जो आपका डेजर्ट है वो। तो उस टाइम जो मेनली जो सी पोर्ट था वो एक तो गुजरात में था, सूरत में, जो कि गल्फ़ कंट्री और रेड सी पोर्ट को कनेक्ट करता था। दूसरा था मुसल्लीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, मतलब कि जो आपका साउथ इंडिया हो गया, कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पे ये मुसल्लीपट्टनम में था। और थर्ड जो है वो ईस्ट इंडिया में जो है वो हुगली बंगाल में था, जो कि साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से कनेक्ट करता था। तो ए वेराइटी ऑफ जो इंडियन मर्चेंट थे, बहुत सारे जो थे वो इंडियन मर्चेंट थे उस टाइम, बहुत मतलब एक्सपोर्ट में वो इन्वॉल्व थे। उसमें जो है क्या होता था कि गुड्स को लेते थे, एक्सपोर्ट करते थे। सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन। जो सप्लाई मर्चेंट थे वो क्या करते थे, गाँव से ख़रीदते थे। जो हम लोगों ने जैसा कि अभी पहले पढ़ा था, मतलब पिछले सेक्शन में, कि मर्चेंट जो थे मतलब ब्रिटेन में क्या होता था कि मर्चेंट गाँव में जाते थे, उसी तरह इंडिया में भी यही होता था कि गाँव में प्रोड्यूस होता था घरों में, और फिर उसके बाद जो मर्चेंट है वो लेके शहर में आते थे, वहाँ से फिर वो पोर्ट टाउन पे लेके जाते थे, वहाँ से फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो जाता था। ये लोग भी दे गेव एडवांस टू द वीवर प्रोक्योर्ड वुवन क्लॉथ फ्रॉम द वीविंग विलेज। ये पहले ही वीवर सबको एडवांस में पेमेंट कर देते थे, और मतलब अपना डिमांड रख देते थे कि हमको इतना मतलब चाहिए प्रोडक्ट का सप्लाई। और उसके बाद वो लोग सप्लाई को लेके पोर्ट पे जाते थे, वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी शिप और रहती थी, ब्रोकर रहते थे, जो कि मतलब बेचने के लिए उन प्राइस को निगोशिएट करते थे। और उसके बाद जो है
पैसे वो होता था। इस तरह व्यापार जो है इंडिया में चलते रहता है। बाय द 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय द इंडियन मर्चेंट। 1750 ईस्वी तक ये जो है पूरी तरीके से ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी मतलब एक्सपोर्ट का जो भी ये था कॉटन का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन मर्चेंट के द्वारा ही मतलब कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद जो है जैसे जैसे मतलब इंडिया में ब्रिटिश पावर आई, ब्रिटिश रूल इंडिया में आने लगे, यूरोपियन कंपनीज क्या करने लगी, वो धीरे धीरे पावर गेन करने लगी। वो क्या किए कि सबसे पहले जो है वो सिक्योर किए कंसेशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट। देन उसके बाद वो जो है मोनोपोली राइट प्राप्त कर लिए कि सिर्फ़ और सिर्फ हम ही जो है मतलब ये ट्रेड करेंगे और दूसरा नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो ओल्ड पोर्ट थे जैसे सूरत, हुगली, मुसलिपट्टनम, वो वहाँ पे जो है उसका जो है डिक्लाइन हो गया, जो कि लोकल मर्चेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम मतलब दिस पोर्ट मर्चेंट जो है वो लोग को घाटा लगने लगे और वो फिर मतलब ये हो जाए, मतलब उनका दिवालिया हो जाए। लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट। उसके बाद द लास्ट 17th सेंचुरी तक द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड थ्रू द सूरत हैड बीन 16 मिलियन। बाय द 70-40 इट हैड स्लम्ड टू 3 मिलियन। बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया। अब जो है सूरत पोर्ट से जो है अब कोई भी ट्रेड हो ही नहीं पा रहा था, मतलब बहुत कम होने लगा। इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इंडियन मर्चेंट पे पाया गया। जैसे जैसे हुगली और सूरत जो है वो पोर्ट डिक्लाइन हुआ, मतलब वहाँ से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद हुआ, और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो लोकल मर्चेंट का जो मतलब ये था उसे ख़त्म करके बॉम्बे और कलकत्ता दो नए पोर्ट बनाए, जिस पे पूरा और पूरा जो है ब्रिटिश रूल का ही कंट्रोल था। This shift from the old port to the new ones was an indicator of growth of colonial power. Trade through these new port come to be controlled by the European company. अब जो है वो पुराने पोर्ट को ख़त्म करके नए पोर्ट बनाए, तो उसका कंट्रोल जो है यूरोपियन कंपनी के द्वारा ही होता था, और यहाँ से जो भी मतलब सामान जो है एक्सपोर्ट होता था वो यूरोपियन शिप के थ्रू ही होता था। पुराने जितने भी थे वो ट्रेड हाउस वो सारे कोलैप्स हो गए, और अब जो है जो बचा भी था उसको जो है मतलब वो यूरोपियन कंपनी ही कंट्रोल करने ऑपरेट करने लगी। इसके कारण जो है अब जो है हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश रूल आई तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे इंडियन जो व्यूवर्स थे उनके लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावर में आई 1760 ईस्वी में, देन उसके बाद जो है इंडियन टेक्सटाइल का इंडियन टेक्सटाइल जो है वो मतलब डिक्लाइन होने लगा, और ब्रिटिश कॉटन वो लोग देखे कि जो इंडियन फाइन टेक्सटाइल का है वो डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे पहले सोचे कि पहले इंडियन टेक्सटाइल को बर्बाद कर देते हैं ताकि अपना बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लें। जब पॉलिटिकल पावर में आए मतलब ब्रिटिश बंगाल में, कर्नाटक में, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, और तब उस टाइम जो है इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खोले, लेकिन फिर भी वो जो है वो उनको डिफ़िकल्ट हो रहा था, मतलब रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए फॉर एक्सपोर्ट। और फ्रेंच और डच वो भी जो हैं इंडिया में आ गए थे, पुर्तगाल भी आ गए थे, और लोकल ट्रेडर्स भी उनको इंडियन मार्केट में ये कर रहे थे, मतलब कंपटीशन दे रहे थे।
सो द वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू बेस्ट बायर। तो उस टाइम जो वीवर थे और सप्लाई मर्चेंट थे वो लोग जो है, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत सारे हो गए थे, ईस्ट इंडिया भी हो गई थी, डच भी हो गए थे, फ्रेंच भी हो गए थे, पुर्तगीज़ भी हो गए थे, तो वो लोग निगोशिएट कर देते थे सबसे, मतलब बोलते थे कि हाँ आप जो ज़्यादा पैसा देगा तो उसी को हम लोग बेचेंगे अपना सामान। तो इस कारण जो है कंपनी जो है अपना जो सामान था वो आसानी से इंडिया में नहीं बेच पा रही थी, अपना जो बिजनेस है वो अच्छे से ईस्ट इंडिया जो है वो नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद सबसे पहले क्या किया कि वो मोनोपोली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे जब पॉलिटिकल पावर में आया तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस करेगा उसको जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया के थ्रू ही, मतलब राइट लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा, तब जिनको वो बोलेंगे वही लोग यहाँ पे सिर्फ मतलब ट्रेड कर सकते हैं। सारा जो है वो मैनेज और कंट्रोल जो है उन्हीं के द्वारा हो रहा था, ताकि कंपटीशन को कंट्रोल करे, प्राइस को कम करे, और जो जो इंडिया का कॉटन और जो सिल्क था वो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, तो उसका जो है रेगुलर सप्लाई वो चाहते थे कि जितना भी कॉटन और जो सिल्क है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को ही मिले और वो फिर उसे बेचे। तो ये एक तरह से एक स्टेप था मतलब इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन के लिए। इसमें फर्स्ट क्या किए कि जो पहले जो कंपनी जो है, जो पहले से जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर थे, ब्रोकर थे, जो कि गांव से मतलब क्लोथ वगैरह मतलब डिमांड एडवांस देते थे जो गांव के वीवर्स को, और जो गांव के वीवर्स को सप्लाई करते थे, उनसे ख़रीदते थे, उनको जो है पहले हटाए और फिर उसके बदले अपने पेड सर्वेंट को मतलब अपॉइंट किए, जिसको हम लोग गोमास्ता बोलते थे। वो जो है वो क्या करते थे, वो वीवर्स को सुपरवाइज करते थे, उनसे सप्लाई जो है वो कलेक्ट करते थे, उनका जो कपड़ा का क्वालिटी है उसको एग्जामिन करते थे। और वो लोग और कंपनी जब आई तो उन्होंने क्या किया कि वो वीवर सबको दूसरे मतलब मर्चेंट सबसे प्रिवेंट करने लगे कि नहीं आप उसको नहीं बेच सकते, आपको हम ही को बेचना होगा। वो ऑर्डर दे देते थे और ऑर्डर दे देते थे, उसके बाद वे लोग वीवर सबको लोन भी दे देते थे कि ताकि वो जो है रॉ मटेरियल खरीद सके। अब क्या होता था कि अब हम आपको पैसा दे दिए कुछ कि हाँ ये लीजिए आप सामान हमको बना के दे दीजिएगा। तो अब ये रहता था कि जिससे अब हम मतलब वो लोग लोन लिए हैं उन्हीं को उनको बेचना पड़ता था। अब जितना वो प्राइस बोलेगा उतना ही प्राइस पे वो लेना पड़ता था। दोज हु टुक लोन हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ दे प्रोड्यूस टू गोमास्ता, दे कुड नॉट टेक इट टू अनदर ट्रेडर। अब ये नहीं था कि हाँ अगर ये कम पैसा दे रहा है तो दूसरे को नहीं बेच सकते थे। यही जो है गोमास्ता का काम था कि मतलब वो ये चेक करे कि ये लोग जो है दूसरे को ना बेचे। इस तरह से क्या हुआ कि जैसे वो लोग ज़्यादा पैसा पे मतलब पहले ही एडवांस दे के और कम पैसा में ही वो लोग लेने लगे, मोनोपोली राइट का फ़ायदा उठाने लगे। तो इस तरह से लोन जो है वो बढ़ते बढ़ते गया वीवर्स पे, पुअर वीवर्स पे, और वो सोचते रहे कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस लेते रहे और सोचते रहे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। बट क्या हुआ कि मतलब वो लोग को मतलब जो है उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने लगा। और पहले तो क्या था कि उनके पास वीवर्स के पास जो था वो कल्टीवेशन के लिए मतलब वो खेती बाड़ी भी करते थे।
ज़मीन को भी गिरवी दे देते थे, क्योंकि वो लोग जो है मतलब गोमास्ता थे जो अंग्रेज़ थे, वो लोग इनको देते थे, मतलब प्रलोभन देते थे, बोलते थे कि ये तुम इंडिया का जो कॉटन है ये है, मतलब सिल्क है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसके जैसा फाइनर कहीं और नहीं है। तो इस कारण वो लोग जो है उनकी बातों में आ गए, और वो लोग क्या करने लगे, वो लोग बोले कि नहीं, तुम लोग खेती बाड़ी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही काम करो, हमारे लिए ही तुम लोग कपड़े प्रोड्यूस करो। तो वे लोग क्या किए कि अपना खेत वगैरह भी लीज पे रखने लगे, और पूरा टाइम जो है वो सिर्फ वीविंग पे ही, कपड़ा बुनने के काम में ही लग गए। उनकी पूरी फैमिली जो है इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, चिल्ड्रेन, वुमेन, ऑल इंगेज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ गाँवों में जो है गोमास्ता और वीवर्स के बीच में क्लैशेस होने लगे। अगर किसी का मतलब समय पे वो लोग मतलब ये डिमांड जो प्रोडक्ट था उसको नहीं दे पाते थे, तो इसके कारण जो है उनको जो है ये गोमास्ता थे वो पनिश करते थे, क्योंकि जो गोमास्ता थे वो दूसरे गांव के रहते थे, उनको अपॉइंट करते थे, और जो पहले रहता था उनका जो पहले जो लोकल मतलब मर्चेंट थे सब वो थे, उनका जो है गांव वालों के साथ कनेक्शन रहता था, वो हेल्प करते थे जब कोई मतलब कोई मुसीबत आती थी। बट जो न्यू गोमास्ता थे वो आउटसाइडर थे, दो उनका कोई सोशल लिंक नहीं था गांव वालों के साथ, तो वो जो है मतलब उन लोगों से बहुत ही एरोगेंटली बात करते थे। पुलिस वगैरह के साथ आते थे, मतलब एक जैसा कि मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, मतलब वो मार्च इनटू विलेज विथ सिपॉय एंड प्यून, मतलब सिपाही उपाही के साथ आते थे, बोलते धमकाते थे, डराते थे, मारते थे, पीटते थे। तो अब जो है जो वीवर जो थे वो बारगेनिंग का जो प्राइस के बारगेनिंग का भी अपॉर्चुनिटी खो दिए, और इस कारण से वो जो है अब और दूसरे बायर्स को नहीं बेच पाते थे, और जो कंपनी जितना उनको पैसा देती थी उसी से उनको काम चलाना पड़ता था। जो कंपनी जो है वो बहुत कम पैसा देती थी, और उनका जो लोन जो था वो बहुत बढ़ते जा रहा था, और अब लोन ले लिए थे कंपनी से, इस कारण से वो लोग जो है कंपनी के साथ मतलब मजबूरी हो गया उनको कि कंपनी को ही, क्योंकि एडवांस पहले ही ले लेते थे, तो इस कारण उनका मजबूरी हो गया कि कंपनी से ही वो खरीदे, कंपनी को ही सिर्फ प्रोडक्ट बेचे। जो सिपोय लिखा हुआ है उसको सिपाही बोला जाता है ब्रिटिश में, इसी के बारे में लिखा जाता है। तो इस तरह से जो है बहुत कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे जो वीवर्स थे वो माइग्रेट किए, मतलब दूसरी जगह गए, और अपना जो है खुद का जो है मतलब कपड़ा का ये लूम्स वगैरह बनाने लगे, जहाँ पे उनके कोई फैमिली वगैरह रहते थे वहाँ पे ये करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों के साथ ये जो है ट्रेडर्स जो थे वो मिल के रिवॉल्ट किए, इनकार करने लगे, और इस तरह से जो है अब और काम और अपना जो है खेती का काम करने लगे। इस तरह से 19वीं सेंचुरी तक जो है कॉटन वीवर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ये हुआ, फेस करना पड़ा। उसके बाद मैनचेस्टर, अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा वो मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। इसका मतलब है कि मतलब जो मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में एक सिटी का नाम है वो जो है कैसे मतलब इंडिया में आया, मतलब कि मैनचेस्टर का जितना भी प्रोडक्ट था वो इंडिया में कैसे आया। In 1772, Henry Petroli, a company official, had valued that the demand for Indian textile could never reduce, since no other nation produced goods of the same quality. तो
वो हेनरी पटोलो थे, उन्होंने बताया कि कभी भी इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड जो है वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता है जब तक कि हम मतलब इसका डिमांड ही को ख़त्म मतलब सप्लाई को ही ख़त्म ना कर दे। और कोई भी कंट्री जो है इंडियन गुड्स के क्वालिटी इतना मतलब इंडियन कॉटन है इतना अच्छा नहीं बना सकता है। In 1811 to 1812, piece goods accounted for 33% of Indian export by 80 मतलब 1811 से 1812 तक 33% जो है इंडिया का एक्सपोर्ट करता था। बट 1850 से 1851 में बस 3% करने लगा। क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण जो है इंडिया से एक्सपोर्ट मतलब इंडियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है एकदम ख़त्म। इंडस्ट्री तो सेटअप हो गई, अब उन लोगों को ग्राहक ही नहीं मिल रहा था क्योंकि उस टाइम जो है मतलब ये नया प्रोडक्ट था और जो इंडियन टेक्सटाइल थे वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया था। तो इस कारण जो है वो जो है प्रेशराइज करने लगे गवर्नमेंट को कि आप हमारी सरकार है तो आप जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दीजिए कॉटन टेक्सटाइल पे, ताकि जो है मतलब हमारा सामान जो है आसानी से बिक जाए। मैनचेस्टर गुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग इन एनी कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब कि ब्रिटेन में जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा ही सामान बिक, इतना ज़्यादा उन लोगों पे टैक्स बढ़ा दीजिए कि उन लोगों का सामान महंगा मिले और हमारा सामान सस्ता मिले। तो इस कारण जो हमारा जो है लोग ख़रीदने लगे। और सेम टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो है इंडिया में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर मतलब जो इंग्लैंड में तैयार होता था कपड़ा उसको इंडिया में बेचने लगा। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द 18th century. They had virtually no import of cotton piece goods into India. तो क्या हो गया कि अब जो है शुरू में क्या हुआ था कि वो कोई भी कपड़ा इंडिया में नहीं बेच पाते थे, लेकिन 80-50 में क्या हुआ कि वो लोग 33% जो है वो इंडिया अपना इंपोर्ट करने लगे और 80-70 तक वो 50% जो है वो इंडिया में ही अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। पहले क्या होता था कि इंडिया का जो है वो अपने कंट्री में बेचने नहीं दिए और फिर ऐसा बना दिए कि नहीं अब ट्रेड करेंगे इंडिया में भी तो हम ही बेचेंगे, और ऐसा कर दिए कि अब इंडिया का सामान इंडिया में ही नहीं बेचने दिए। तो इस कारण से जो है जो इंडियन वीवर थे उनका बहुत ही मतलब पूरा जो लोकल इंडियन का जो मार्केट था वो पूरा कोलैप्स हो गया और पूरा सामान जो है वो मैनचेस्टर से इंडिया में सामान जो है इंपोर्ट होने लगा। 1860 में है जो है वीवर जो है एक नया प्रॉब्लम फेस करने लगे, क्योंकि वो लोग जो है रॉ कॉटन जो गुड क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन होता है उसका उनको सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिला, क्योंकि अमेरिका में सिविल वार हो गया और कॉटन फ्रॉम द यूएस वेयर कट ऑफ ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। तो जो अमेरिका में सिविल वार हो गया तो अब जो ब्रिटेन को जो यहाँ से मतलब अमेरिका से जो कॉटन मिलता था गुड क्वालिटी का वो अब मिलना बंद हो गया। तब जो है ब्रिटेन जो है इंडिया की तरफ मुड़ा रॉ कॉटन के लिए। अब जो है इंडिया से रॉ कॉटन जाता था ब्रिटेन में और वहाँ से जो है मतलब फिनिश प्रोडक्ट बन के इंडिया को बेचा जाता था और पूरे वर्ल्ड को। वीवर्स इन इंडिया वेयर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाई एंड फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे। मतलब जो इंडियन वीवर्स थे उन लोगों को मतलब ज़बरदस्ती ब्रिटेन खरीद लेता था और जो इंडियन
Then by the end of 19th century, weavers and other craft people faced another problem. Factory in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industry possible? तो अब जो है इंडिया में फैक्ट्री वगैरह भी एस्टेब्लिश करने लगे ब्रिटिश, और इसके कारण जो है इंडियन वीवर को और ज़्यादा मतलब मुश्किल होने लगा, क्योंकि अब जो है मशीन गुड जो थे वो पूरे मार्केट में छा गए थे। मशीन मेड जो भी प्रोडक्ट थे और रीजनेबल प्राइस पे मिलने लगे थे। नेक्स्ट जो है फैक्ट्री कम अप, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो है फैक्ट्री आया तब क्या हुआ। द फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे कम अप इन 1854. इट वेंट प्रोडक्शन 2 ईयर लेटर। बाय 1862 मतलब 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल आया। उसके बाद 1862 में 4 मिल जो है और काम करने लगे, जिसमें जो है 94 स्पिंडल रहते थे और 2150 लूम्स। तो मतलब कि इतने ज़्यादा स्पिंडल रहते थे, तो मतलब एक दिन में इतने सारे जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते थे। और उसके साथ जो सेम टाइम पे जूट मिल जो है बंगाल में 1855 में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद जो है 1860 में कानपुर में कॉटन मिल इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद जो है अहमदाबाद में किया गया कॉटन मिल। और जो प्रोडक्शन का, तो उस टाइम जो भी मतलब जो इंडस्ट्री जो इंडिया में सेटअप हो रहा था वो कौन सेटअप कर रहा था और उसके लिए पैसे कहाँ आते थे, तो वहाँ तो इसके बारे में जो है सबसे पहले जो है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हुए। जैसे आज बोला जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उसी तरह उस टाइम में भी इंडिया में भी कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर हुए। जब क्या हुआ कि जो मेनी ट्रेडर हैं वो चाइना के साथ ट्रेड करते थे, तो इसके वो जो है इसके कारण वो रेवेन्यू अर्न करते थे। लेट 18th सेंचुरी में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश जो है अब जो है चाइना के साथ जो है एक्सपोर्ट करने लगा ओपियम, चाइना को एक्सपोर्ट करने लगा, और वहाँ से चाइना से जो टी है वो लेके इंग्लैंड वो मतलब छोटा छोटा काम करने लगे और प्रॉफिट कमाने लगे। उसी जो प्रॉफिट इसी से जो कमा रहे थे उसी में जो है कुछ जो है मतलब बिजनेसमैन जो है इंडिया में मतलब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का सोचने लगे। तो उसी टाइम जो है बंगाल में एक द्वारकानाथ टैगोर थे, उन्होंने जो है चाइना के साथ ट्रेड करके एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मतलब बंगाल में इस्टेब्लिश किया। 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है चाइना की मदद से 1830 और 1840 के बीच में इस्टेब्लिश किया। टैगोर इंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद द अदर्स इन वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840s। बट वो 1840 में जो है वो क्राइसिस आया था, उसमें टैगोर का जो ये था वो तो डूब गया, बट क्या हुआ मतलब इनका चल गया। और बट बहुत सारे जो इंडियन जो चाइना के साथ ट्रेड करते थे वो जो है सक्सेसफुली बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। और जिसमें बॉम्बे में जो पारसीस जो थे दिनसाओ पेटिट, जमशेदजी नुसरवान टाटा, जो कि टाटा स्टील को बनाए, टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे, वो जो है बहुत बड़ा जो है इंडिया में अपना इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया। और ये जितना था उनका जो इनिशियल वेल्थ जो आया था वो चाइना से जो एक्सपोर्ट करते थे उसके थ्रू आता था।
और ये और पाटली उसको जो है उससे, और जो एक्सपोर्ट करते थे चाइना, उससे वो जो है अपना वेल्थ को गेन किए। उसके बाद एक सेठ हुकुमचंद हुए मरवाड़ी बिजनेसमैन, वो जो है फर्स्ट इंडियन जूट मिल जो है वो कलकत्ता में 1917 में इस्टेब्लिश किए। ये भी जो है चाइना के साथ ही ट्रेड करके बड़े बिजनेसमैन बने। उसके बाद जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला हैं, वो भी जो है सेम थ्रू से अपने मतलब कैपिटल गेन किए, मतलब पैसा इकट्ठा किए ट्रेडिंग कर कर के, और फिर इंडिया में बड़े बड़े फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। कैपिटल जो है वो अदर ट्रेड नेटवर्क से भी आया, जैसे कि सम जो मर्चेंट है वो ट्रेड किए बर्मा के साथ, और सम जो है मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ। इस तरह से जो है बहुत सारा कमर्शियल ग्रुप बना जो कि एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व थे, और ये ऑपरेट करते थे इंडिया में ही, कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन सिटीज़, फाइनेंसिंग ट्रेडर। तो इस तरह से वो जो है अपॉर्चुनिटी पाए इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री खोले। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटेंड, द स्पेस विद इन इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। क्योंकि उस टाइम कॉलोनियल कंट्रोल जो इंडिया पे था वो ज़्यादा था, तो जो भी इंडियन मर्चेंट थे वो बहुत ही लिमिटेड मतलब अपना वर्क कर पाते थे। दे वेर बैड फ्रॉम द ट्रेडिंग विथ यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वो जो है यूरोप में अपना ट्रेड नहीं कर पाते थे, और जितना भी अपना रॉ मटेरियल था उसको था, मतलब ब्रिटिश, मतलब ये एक ब्रोकर ब्रिटिश के ही थ्रू उनको कुछ भी अपना जो है मतलब बिजनेस करना था, वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलके ही उनको करना पड़ता था। दे वेर ग्रेजुअली इज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। धीरे धीरे वो लोग जो है मतलब जो शिपिंग बिजनेस से भी वो लोग हट गए। अब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ कि यूरोपियन जो है वो पहले तो मतलब बहुत इंडियन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो है इनका धीरे धीरे इंडियन एजेंट्स मतलब ये पे धीमा पड़ने लगा। उस वर्ल्ड वार से पहले जो सब तीन जो है बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, बर्ड हेगलर्स एंड को, एंड्रू यूले, जैडिन स्किनर्स एंड कोन, ये जो है ये इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी करती थी, उसको मैनेज करती थी, और इंडियन फाइनेंसर को मतलब कैपिटल भी प्रोवाइड करती थी, और सारे डिसीजन और इन्वेस्टमेंट जो है यूरोपियन द्वारा ही होता था, और इंडियन बिजनेसमैन को उसमें अलाउ नहीं किया जाता था।